नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, एक बहुत अहम जानकारी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो आपको जाननी चाहिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको असीम शक्तियां मिल रही हैं। पाकिस्तान की सरकार ने उनके हाथ में अब परमाणु की कमान दे दी है, और इन सब के बीच जब यह गतिविधि पाकिस्तान में जारी है, पाकिस्तान में दूसरी तरफ हंगामा है और खबरें हैं, पुष्टि नहीं करते हैं कि कुछ कार्गो मिलिट्री विमान जो टर्की के हैं, जो चाइना के हैं, वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उनमें क्या ऐसा संदिग्ध सामान है, यह अपने आप में सवाल है। इन तमाम विषयों को कवर करते हुए बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बने हुए हैं, और तो और वो अपना प्रमोशन एक बार और करवा रहे हैं। अब उन्हें पाकिस्तान की फेडरल कमेटी ने नए डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 के मुताबिक जो है नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में संशोधन को हरी झंडी दी, और बताया यह जा रहा है कि सैन्य कमांड स्ट्रक्चर पर बड़ा असर पड़ेगा। इसका जो बदलाव है, आसिम मुनीर के पाकिस्तान में परमाणु कमांड पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और इसमें सीडीएफ की भूमिका बढ़ जाएगी। पाकिस्तान का परमाणु बटन किसके पास होगा यह भी आपको बताएंगे, लेकिन चाबी आसिम मुनीर के हाथ आ जाएगी। जो प्रस्तावित बदलाव आया सामने उसमें यह है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फोर्सेज है सीडीएफ, उसके पद और उसके मुख्यालय को वैधानिक आधार दिया जाएगा। इसके तहत सीडीएफ हेडक्वार्टर की संरचना, अधिकार, प्रशासनिक व्यवस्था, स्टाफिंग, संयुक्त सैन्य योजना तीनों सेनाओं के बीच समन्वय से जुड़े और तय किए जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स का कंट्रोल सीडीएफ के पास होगा, यानी कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। और कौन है ये? आसिम मुनीर। यानी कि आसिम मुनीर के हाथ में परमाणु स्टोरेज की चाबी आ जाएगी। लेकिन बटन किसके पास होगा यह भी समझते हैं जरा। पाकिस्तान अगर किसी संकट में फंस गया और उसे ऐसा लगता है, जैसा कि वो तो बात बात पे कहता है कि परमाणु चला देंगे, परमाणु है हमारे पास, इससे उसकी जिम्मेदारी आप समझ सकते हैं कि कितना गैर जिम्मेदार है वो। लेकिन उसके बावजूद भी वो फंसता है और फैसला होता है कि किसी के खिलाफ उसे परमाणु हथियार इस्तेमाल करना है, तो इसका एक लौता फैसला जो है वो सैन्य अधिकारी के पास नहीं होगा, ऐसा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे ऊपर जो है वो नेशनल कमांड अथॉरिटी होगी इस चेन में, जिसकी अध्यक्षता वहां पीएम करते हैं। परमाणु नीति और हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े अंतिम फैसले का अधिकार इसी शीर्ष संस्था के पास रहता है। इसके बाद सैन्य स्तर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी मौजूदा स्थिति में आसिम मुनीर की भूमिका हो जाती है। नए ढांचे में सीडीएफ को तीनों सेनाओं के संयुक्त सैन्य कमांड, रणनीतिक बलों की निगरानी से जोड़ा गया है। उनके नीचे कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड सेनाओं के ऑपरेशनल कमांड की जिम्मेदारी जो है वो संभालता है, और सीएनएससी की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री जो है और सीडीएफ की सिफारिश पर की जाती है। इसी तरह से सीडीएफ यानी कि जिस पद को अभी आसिम मुनीर के पास है वो बहुत अहम हो जाता है, यानी कि चाबी जो है वो रहेगा आसिम मुनीर के पास और बटन जो रहेगा वो पाक के पीएम के पास रहेगा। यानी कि परमाणु पावर में जो बंटवारा लगना था वो दोनों ने आपस में लगा लिया है। और इस बदलाव को अगर हम समझे तो जो उनका 27वां संवैधानिक संशोधन है, पाकिस्तान में सीडीएफ का जो पद बनाया गया और सीजीसीएससी को खत्म किया गया। आसिम मुनीर सीडीएफ के साथ सेना प्रमुख हैं। इसके बाद सीएनएससी का नया पद बनाया गया। यह पद पाकिस्तान की रणनीतिक परमाणु ताकतों के ऑपरेशनल इंटीग्रेशन से जुड़ा है। जुलाई 2026 में जनरल आमिर रजा को पहला सीएनएससी नियुक्त किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सीएनएससी की नियुक्तियां, पुनर्नियुक्तियां या सेवा विस्तार के लिए सीडीएफ की सिफारिश जो है वो जरूरी है। यानी कि इसका भी चाबी जो है उसने मुनीर ने अपनी जेब में डाल लिया है। आसिम मुनीर का सीएनएससी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। आगे भी सीडीएफ अपने पसंद और विश्वास पात्र को यानी कि अपने चेले को जो है वो मुनीर बैठा पाएगा। इससे पाकिस्तान के जो सीडीएफ है यानी कि जो आसिम मुनीर है इस वक्त, उसको बहुत अहम ताकतें हासिल हो जाएंगी। पहले परमाणु कमांड में सीजीसीएससी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो पद ही खत्म हो गया और नई व्यवस्था में सीडीएफ के पास इसका कंट्रोल चला गया। अब इसके आगे का खेल अगर दोस्तों हम समझाएं आपको, तो एक तरफ परमाणु पावर ट्रांसफर यानी कि स्टोरेज की चाबी मुनीर के पास, बटन की चाबी या बटन पाकिस्तान के पीएम के पास, और इन सब के बीच जो फ्लाइट
ट्रैकिंग डेटा है और कुछ मीडिया हाउसेस हैं जिसकी हम स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकते हैं, वो एक अटकल लगा रहे हैं। अटकल यह है कि बीते 60 घंटों के भीतर चीन और तुर्की के सैन्य विमान जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिसमें संभावित हथियार, सैन्य उपकरण की आपूर्ति को लेकर अटकलें हैं। ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा की पड़ताल में तस्वीर थोड़ी अलग है। ज्यादा सावधानी से जो है वो अगर हम उसे पेश करें तो जांच जो है फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा की, उसके मुताबिक तुर्की के एक सैन्य परिवहन विमान को लेकर तो जानकारी आई है कि टर्की से एयरफोर्स का एयरबस A400M एल्टास विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है और वो तमाम चीजें मौजूद हैं, पाकिस्तान से जुड़ी उड़ान में ट्रैक किया गया है। ओपन सोर्स मिलिट्री एविएशन ट्रैकिंग के मुताबिक ये विमान 18 अगस्त के आसपास पाकिस्तान में था और वहां से बाद में वो वापस लौट आया। और इससे इतना पता चलता है कि तुर्की का सैन्य विमान जो है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 60 घंटे से ट्रांसपोर्ट हुआ है, 60 घंटे तक चाइना और टर्की से, तो उसमें कम से कम एक टर्की का ये विमान तो एस्टैब्लिश, देखिए सैन्य परिवहन विमान इस दौरान पाकिस्तान पहुंचता है, ये एस्टैब्लिश होता है। टर्की से एयरफोर्स का एक और A400M विमान जो है वो भी सक्रिय पाया गया, लेकिन वो एग्जैक्टली कैसे वहां पहुंचा नहीं पहुंचा इसको पुष्टि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार अब ये जो बदमाशी ये कर रहे हैं कि ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं, अपना डेटा छिपा लेते हैं और डार्क मोड में उड़ान भरते हैं। तो ये भी एक बड़ा खेल है ताकि कोई दुनिया उसको पकड़ नहीं पाए। इसके अलावा चाइना के Y-20 सैन्य परिवहन विमान को लेकर भी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नूर खान और पाकिस्तान के एयरफोर्स के मसरूर एयरबेस पर ये पहुंचे हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी हम स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तो सत्य है और इसको अगर हम एक तरीके से सीक्वेंसिंग में जोड़ें तो जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था दोस्तों, उससे पहले, ठीक पहले पाकिस्तान के पास चाइना और टर्की के विमान उनके एयरबेसेस पे मौजूद थे। टर्की का कार्गो विमान भी वहां उतरा था जिस पर हंगामा हुआ, तो उसने ये कहा कि जी रिफ्यूलिंग के लिए उतरा था, जबकि सच्चाई ये थी कि टर्की ने अपने हथियार पहुंचाए थे, जिसका साफ तौर पर दिखा भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे कि उसका इस्तेमाल किया गया। वो हालांकि अलग बात है कि भारत के एक्शन के आगे वो बिल्कुल फिसड्डी साबित हुआ और वो कुछ खास जो है वो नहीं कर पाया टर्की का तमाम ये जो हथियार था। तो ऐसे में इसमें क्या वाकई में कोई हथियार है, क्या मुनीर कुछ और प्लान कर रहा है? जैसे ही उसके हाथ में ये परमाणु का कंट्रोल आ रहा है, स्टोरेज की चाबी आ रही है, तो ये अपने आप में कई संदिग्ध सवाल हो जाते हैं। और इन सब के बीच जब ये सब कुछ पाकिस्तान में घटित हो रहा है तो POJK में लगातार विवाद बवाल जो है वो बना हुआ है और उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सीधे तौर पर आसिम मुनीर की सेना को POJK में चुनौती मिल रही है। हालांकि भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर को भारत का जब से हिस्सा बनाया है तब से पाकिस्तान हिला हुआ है। तो ऐसे में आने वाले कुछ दिनों, कुछ घंटे में क्या होगा ये देखना बहुत अहम है। लेकिन जिस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रही हैं वो बहुत संदिग्ध हैं, खासकर परमाणु को लेकर जो गैर जिम्मेदाराना रवैया मुनीर जैसे आदमी के हाथ में चाबी देना अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान में सत्ता चरमराई हुई है, सेना ही सब कुछ है और सेना के चीफ खुद जो आसिम मुनीर है वही ये सब कुछ पाकिस्तान की सरकार से करवा रहे हैं। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा दुनिया वाले में आपको बताएंगे और आप देखते रहें भारत तक।